चंगेज खां। चंगेज खां का जन्म 1162 के आसपास मंगोलिया के एक खाना बदोश कबीले में हुआ था। चंगेज खां का पिता यंगुसी बगातुर उसके कबीले का सरदार था। जब चंगेज खां मात्र 10 वर्ष का था तो उसके पिता का देहांत हो गया और अपनी पत्नी और 7 बच्चों को अनाथ छोड़कर चला गया। अनाथ होने के बावजूद भी चंगेज खां मेहनत करता रहा और बढ़ता चला गया। कबीले के सरदार का पुत्र होने की वजह से ही वह अपने बचपन से युद्ध की बारीकियां सीखता रहा। बचपन में चंगेज खां बहुत गुस्सैल था। एक बार उसके छोटे भाई ने उसकी मछली चोरी करके खा ली। इस पर चंगेज खान को गुस्सा आ गया और उसने अपने भाई को मार दिया। चंगेज के नाम के साथ खान लगा होने की वजह से अधिकतर लोग यह मानते थे कि वह एक मुसलमान था, जबकि ऐसा नहीं। चंगेज खां का असली नाम तैमुजिन था। चंगेज खां ने अपनी कुशलता से शुरू से ही अपने कबीले में अच्छा खासा प्रभाव बना लिया था। मंगोलों की सभा ने उसे अपना सरदार घोषित कर दिया और कागान की उपाधि दे दी, जो आगे चलकर खान के रूप में बदल गया। कागान का अर्थ होता है सम्राट या सरदार। चंगेज नाम उसे बाद में मिला जब कई कबीलों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और पृथ्वी का एक बड़ा क्षेत्र उसके कब्जे में आ गया। चंगेज का अर्थ होता है विश्व का समुद्र। तैमुजिन अब चंगेज खान बन चुका था, जिसका मतलब विश्व सम्राट। तैमुजिन जब कागान या खान बना तब उसकी उम्र 51 साल हो चुकी थी। इस उम्र में ज़्यादातर लोग शांति और आराम चाहते हैं, पर उसके लिए तो यह यात्रा की शुरुआत थी। एक कहानी के अनुसार एक बार चंगेज खां शिकार से वापस लौटकर अपने घर आया तो उसकी जवान पत्नी को गायब पाता है। बाद में उसे पता चलता है कि एक दुश्मन कबीले के लोगों ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। इसके बाद चंगेज खां अपने कबीले के लोगों को संगठित कर अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ता है। अपने बीवी के मिल जाने के बाद भी अपनी जीतों से उत्साहित होकर लड़ाइयाँ जारी रखता है और दुश्मन की सेना में टूट पड़ता है। देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल जीतने वाला सम्राट बन जाता है। चंगेज खां ने 1206 ईस्वी से 1227 ईस्वी तक दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर था। इतना क्षेत्रफल पूरे थल भाग का 22% है और वर्तमान के भारत से 10 गुना ज़्यादा है। चंगेज खां ने चीन से लेकर बुखारा, उज्बेकिस्तान, रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बुल्गारिया और हंगरी तक अपना साम्राज्य फैला लिया था। इतना क्षेत्र आज तक कोई भी दूसरा सम्राट नहीं जीत सका। मंगोलिया के खाना बदोश लोग बड़े ताकतवर थे, लेकिन इनकी ताकत इनके ज़्यादा काम नहीं आती अगर इन्होंने एक योग्य सरदार ना पैदा किया होता। यह योग्य सरदार था चंगेज खां। चंगेज खां बड़ी सावधानी और समझदारी से युद्ध करता था और उसने अपने सैनिकों को खास तरह की ट्रेनिंग दे रखी थी। सबसे ज़्यादा वह घोड़ों को सिखाता था और इस बात का खास इंतजाम किया करता था कि युद्ध में एक घोड़ा मरने के बाद दूसरा घोड़ा फौरन सैनिकों के पास पहुंच सके, क्योंकि उस समय युद्ध में तेजी के लिए घोड़े का होना बहुत ही आवश्यक था। युद्ध में भले ही चंगेज खां की सेना विरोधी सेना से कम हो, पर अपने पक्के अनुशासन और संगठन के कारण जीत हमेशा चंगेज खां की सेना की ही होती थी। चंगेज खां को एक तो उसके साम्राज्य विस्तार और दूसरी उसकी क्रूरता के लिए जाना जाता है। अपने विजयी अभियानों के दौरान वह जिस भी क्षेत्र से जाता शहरों का शहर तबाह कर देता और खूब मार काट करता था। एक अनुमान के अनुसार उसने अपने समय की 11% आबादी का सफाया कर दिया था, जो तकरीबन 4 करोड़ बनती है। उसकी बर्बरता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने सन 1219 में ईरान पर हमला कर वहाँ की 75% आबादी का समूल खात्मा कर दिया था। उज्बेकिस्तान के बड़े शहर बुखारा और राजधानी समरकंद पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया था। बुखारा की 10 लाख की आबादी में सिर्फ 50,000 लोग ही जिंदा बचे थे।
इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खां के हमले के समय जितनी आबादी पूरे ईरान की थी, उतनी आबादी वापस होने में लगभग 750 वर्ष का लंबा समय लगा था। चंगेज खां ने जब चीन की दीवार पर भेद कर उसकी राजधानी बीजिंग पर कब्जा किया तो उसके बाद चीन की जनसंख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इन बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चंगेज खां कितना क्रूर और कितना निर्दयी शासक था। चंगेज खां ने इराक में जिस राजा खारज्म पर हमला किया था, उसका लड़का जलालुद्दीन भागकर सिंध नदी तक चला आया और दिल्ली दरबार में आश्रय लेने के लिए चला गया। उधर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने चंगेज खां के डर से जलालुद्दीन को आश्रय देने से मना कर दिया। पहले चंगेज खां की योजना थी कि वह भारत को रौंदते हुए भारत के बीच से गुजरेगा और असम के रास्ते मंगोलिया लौट जाएगा। पर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के हार मानने के बाद और बीमारी के कारण वह वापस लौट गया, क्योंकि उस समय चंगेज खां बीमार हो गया था। इस तरह उत्तर भारत का संभावित और भयानक बर्बादी से बच गया। चंगेज खां जिस भी क्षेत्र को जीतता था, उसके पराजित योद्धाओं की पत्नी और बेटियों को नग्न परेड कराता था। वह उन स्त्रियों को चयन करता था जिसके साथ उसे हमबिस्तर होना होता था। महिलाओं को वह उनकी छोटी नाक, नितंब, लंबे रेशमी बाल, लाल होंठ और मधुर आवाज़ से चयन करता था। बाकी बची स्त्रियों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों से सेनापति की छावनियों में भेज देता था। चंगेज खां की कई पत्नियां थीं। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खां हजारों का नहीं तो कम से कम सैकड़ों बच्चों का बाप था। रूस की एक एकेडमी ने मंगोलिया के सीमाई क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के टिश्यूओं के नमूनों की जांच में पाया कि आज भी चंगेज खां के 1,60,00,000 पुरुष वंशज जीवित हैं। अगर महिला वंशजों को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो यह संख्या दुगनी हो जाएगी, अर्थात लगभग 3,20,00,000। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके दादा के दादा के दादा और नानी की नानी की नानी का पिता चंगेज खां था। धार्मिक मामलों में चंगेज खां बड़ा ही दयालु और सभी धर्मों को मानने वाला था। चंगेज खां एक विचारधारा समावाद को मानता था, जिसे आप उसका धर्म कह सकते हैं। समावाद में नीले आसमान की पूजा होती थी। चंगेज खां ताओ धर्म गुरुओं से भी खूब ज्ञान की चर्चा किया करता था। अपने मरने तक चंगेज खां समावाद पर ही कायम रहा और जब भी कठिनाई में होता था, नीले आसमान की तरफ देखा करता था। चंगेज खां को बाज पालने का शौक भी था। उसके पास तकरीबन 800 बाज थे। यह कोई नहीं जानता कि चंगेज खां की मौत क्यों और कैसे हुई और इसे कहाँ दफनाया या जलाया गया। एक कहानी के अनुसार घोड़े से गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। चंगेज खां 1227 ईस्वी में 65 साल की उम्र में एक बड़ा इतिहास अपने पीछे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। चंगेज खां की मृत्यु के पश्चात उसके लड़के ओगताई ने मंगोल साम्राज्य की गद्दी संभाली। चंगेज खां के मुकाबले वह बड़ा ही दयावान और शांतिप्रिय था। वह कहा करता था, हमारे कागन चंगेज खां ने बड़ी मेहनत से हमारे लिए शाही खानदान को बनाया है। अब समय आ गया है कि हमें अपने लोगों को शांति देना चाहिए। चंगेज खां के मरने के बाद भी उसका साम्राज्य लगभग 200 सालों तक टिका रहा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब मार दें और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।